Okay. I hope everyone can see the screen clearly. Yep. If yes, okay, great. So today we are starting with chapter number 4, that is exogenetic process or exogenetic movements part 2. In chapter number 3, we learned about exogenetic movements part 1. Okay. Now exogenetic movements part 1, हमने क्या पढ़ा था? We learned about weathering. Okay. First of all, what is exogenetic movements? The movements which happens on the earth is called as exogenetic movements. चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या किया था? एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स किया था. ठीक है. एंडोजेनेटिक मतलब क्या है? द मूवमेंट्स व्हिच हैपेंस इनसाइड द अर्थ which results into formation of different type of landforms on the earth. ये चैप्टर 2 में पढ़ा था. चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में एक्सोजेनेटिक मूवमेंट्स पढ़ने वाले हम लोग. अब एक्सोजेनेटिक मूवमेंट्स में कैसे है ना कि यहाँ पे कुछ बनता नहीं है, जो बना हुआ है उस पे चेंजेस होता है. मतलब यहाँ पर कैसे है ना, सेकेंडरी और टर्शियरी लैंडफॉर्म्स बनते हैं. प्राइमरी लैंडफॉर्म्स आर मेड इन चैप्टर नंबर 2, दैट इज एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स. ठीक है. इन एक्सोजेनेटिक मूवमेंट्स सेकेंडरी एंड टर्शियरी लैंडफॉर्म बनता है. ठीक है. मतलब उस पे चेंजेस आते हैं. अभी हमने चैप्टर नंबर 3 में वेदरिंग पढ़ा था. ठीक है. वी लर्न अबाउट वेदरिंग. In weathering, we learned about different type of weathering, and we also learned about So in weathering, we learned about different type of activities. ठीक है. First upon, we learned what is weathering. Weathering मतलब क्या? Breaking and weakening of rocks. ठीक है. Is called as weathering. जहाँ पे कुछ movement नहीं हो रहा है. ठीक है. Weathering में हमने क्या क्या पढ़ा था? We learned about mechanical weathering, जो हमेशा dry climate में होता है. ठीक है. उसको physical weathering भी बोलते हैं. Then we learned about chemical weathering, जो ज्यादातर humid climate में होता है. ठीक है. जहाँ पे रेनफॉल है वहां पे आपको केमिकल वेदरिंग ज्यादा दिखेगा. ठीक है. तो ये देखो, ये जो इमेज दिखा रहा है यहाँ पे केमिकल वेदरिंग का है. याद है हमने क्रिस्टल ग्रोथ पढ़ा था केमिकल वेदरिंग में. दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ. ओके. देन वी आल्सो लर्नड अबाउट बायोलॉजिकल वेदरिंग. ठीक है. सो एज सून एज द रॉक पार्टिकल इज लूजन्ड बाय वन ऑफ और टू वेदरिंग्स प्रोसेस, वी कॉल इट एज इरोजन. ठीक है. अभी ये चैप्टर में ना, ये चैप्टर नंबर 4 में वी आर ओनली लर्निंग अबाउट इरोजन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है. वेदरिंग चैप्टर 3 में किया. अभी हम लोग पढ़ने वाले इरोजन एंड एजेंट्स ऑफ इरोजन. इरोजन मतलब क्या है? व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द लैंडफॉर्म इज कैरिड अवे बाय डिफरेंट एजेंट्स. ठीक है. इट इज कॉल्ड एज एजेंट्स ऑफ इरोजन. ठीक है. अब इरोजन के बारे में पढ़ने वाले और डिफरेंट एजेंट्स ऑफ इरोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं आप लोग. Now, if you talk about agents of erosion, wearing away, what is erosion? Wearing away of rock. Wearing बोलेगा तो क्या? रॉक के कुछ पार्टिकल्स है वो रॉक से निकल जाते हैं because of different agents. Wearing away of rocks by different agents is called as erosion. ठीक है. तो it can be any kind of erosion, agent of erosion जो हम लोग पढ़ने वाले हैं. There are total 5 agents of erosion which we are learning in this chapter. ठीक है. तो अगर मैं आगे बात करूं, सबसे है द इरोडेड मटेरियल गेट्स कैरिड अवे बाय एजेंट्स. ठीक है. अब वो क्या क्या एजेंट्स है हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं. अच्छा, वो लोग अभी कैसे है ना कि वो जो वेदर्ड मटेरियल्स है वो इरोड तो होता है, बट इरोड होने के बाद में उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, और आखिर में जब वो एजेंट्स का फ्लो कम हो जाता है, जो भी वो एजेंट्स है उसके फ्लो अगर कम हो जाएंगे तो वो आखिर में क्या करता है? उसको डिपॉजिट करता है. ठीक है. एजेंट कैरीज द इरोडेड मटेरियल विथ हिम, बट व्हेन द फ्लो ऑफ दैट एजेंट reduces, then it deposits the soil or the particles. ठीक है. ये उसका काम है. उसका 3 काम है: इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन. और एक बार बोलता हूं, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन. ठीक है. तो ये हो गया. आगे बढ़ते हैं. प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरास एवरीवन. ओके. नेक्स्ट we talk about erosion. Now erosion, transportation and deposition is done by agents of erosion. अभी 5 agents हैं, वो एक एक करके पढ़ने वाले हम लोग. ठीक है. सबसे पहला है running water. It can be river, for example.
Next one is glacier. Glacier is also an agent of erosion. ठीक है. Next one is wind. Wind is also an agent of erosion. Next one is sea waves. Sea waves are also agent of erosion. And the last one is groundwater. तो सबसे पहला था running water, that is river, glacier, sea waves, wind, and groundwater. These are all agents of erosion which erodes the rocks, okay, and carries the particle with it. Okay? तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन डेप्थ. ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग एजेंट्स ऑफ इरोजन के साथ. ठीक है, सबसे पहला एजेंट ऑफ इरोजन मैंने बोला कि रिवर होता है, दैट इज फ्लोइंग वाटर. सो लेट अस अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ रिवर एंड हाउ इट मेक्स द लैंडफॉर्म्स. ठीक है, yeah. Now if you talk about this agents of erosion, now there is a request, don't ask your doubts right now. ठीक है, at the end of the lecture you can ask your doubts, because अभी अगर आप डाउट्स पूछेंगे तो वो पीछे चला जाएगा और आपका डाउट्स मिस हो जाएगा. तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ अभी कुछ टाइप मत करना. ठीक है, जब लेक्चर एंड होने का आएगा मैं तभी पूछूंगा, तभी आप डाउट्स एक एक करके बता देना. ठीक है, अभी मैंने बोला व्हाट इज इरोजन. इरोजन मींस वेयरिंग अवे ऑफ रॉक्स बाय डिफरेंट एजेंट्स. वेयरिंग बोलेगा तो क्या, रॉक के पार्टिकल्स निकल जाते हैं, इट इज स्क्रब्ड ऑफ. ठीक है, इरोडेड, उसको बोलते हैं इरोजन. ठीक है, जैसे कि अगर पानी रॉक को टकराएगा तो रॉक के कुछ पार्टिकल्स वो साथ में लेके जाएगा, उसको बोलते हैं इरोजन. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ इफ यू टॉक अबाउट रनिंग वाटर. ठीक है, रनिंग वाटर में अगर मैं बात करूं कि जब बारिश गिरता है, जब प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन मतलब क्या, एनीथिंग विच फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स. तो जब बारिश होता है और बारिश का पानी जब लैंड पे गिरता है, लैंड सरफेस दैट इज अर्थ सरफेस पे गिरता है, तो वो फ्लो होने को चालू करता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इट फ्लोज फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन टू डाउनवर्ड डायरेक्शन. ऐसा कोई भी रनिंग वाटर या रिवर है नहीं है जो नीचे से ऊपर जाता है. कभी भी कोई भी रनिंग वाटर या रिवर ऊपर से नीचे जाता है. ठीक है, तो ये जो फ्लोइंग वाटर है ना, दे फ्लो फ्रॉम अप टू डाउन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. और जब ये फ्लोइंग वाटर जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहा है, ये फ्लोइंग वाटर जब डिफरेंट डायरेक्शन से आता है तो एक साथ मिलता है. ठीक है, they come from different directions, this flowing water, and they assemble or they meet each other, and then they turn into a river. river कैसे बनता है, बहुत सारे जगह से flowing water आता है, running water आता है because of precipitation, that is rainfall, and they meet each other and they turn into a river. ठीक है, this is how a river is formed. ये जो इमेज दिया है ना, ये देव प्रयाग का है जहां पे गंगा रिवर बन रहा है. गंगा रिवर इज फॉर्म बिकॉज ऑफ टू रिवर्स. कैन यू सी द टू डिफरेंट कलर्स ओवर हियर. ठीक है, एक अलकनंदा है, ठीक है, और दूसरा है भागीरथी. ये दो रिवर है, एक अलकनंदा रिवर है और एक भागीरथी रिवर है. ये दोनों रिवर जब मिलते हैं ना तो इट रिजल्ट इनटू गंगा रिवर. याद रखना. ठीक है, इसके लिए दोनों का कलर अलग है. अब कलर अलग क्यों है, बिकॉज उसका सरफेस का कलर अलग है इसके लिए. तो ये दोनों रिवर जब मिलते हैं एट देव प्रयाग, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड देव प्रयाग इन इलाहाबाद. ठीक है, जिसको अभी हम लोग प्रयागराज बोलते हैं. सो देयर इज अ देव प्लेस कॉल्ड देव प्रयाग, वहां पे ये दोनों रिवर मिलते हैं. ठीक है, दिस इज अ प्लेस, इसका नाम है देव प्रयाग. ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों रिवर मिलते हैं एंड इट टर्न्स इनटू गंगा रिवर. ओके, तो गंगा रिवर इज ऑल्सो फॉर्म बिकॉज ऑफ स्मॉल स्मॉल रनिंग और फ्लोइंग वाटर. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ इफ यू टॉक अबाउट रनिंग वाटर, नाउ just a second. Yeah. Now there are the factors on which the erosional, transportation and depositional work of the river depends. ऐसे ही नहीं होता है. There are certain factors जिसपे रिवर का इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन डिपेंड करता है. अभी क्या क्या है. फर्स्ट इज द स्लोप ऑफ द लैंड. सबसे पहला है स्लोप ऑफ द लैंड. इफ द स्लोप ऑफ द लैंड इज स्टीप, स्टीप बोलेगा तो मालूम है अपना, आप अगर इमेजिका गए तो आपको उधर मालूम 90 डिग्री स्लाइड है, उसको स्टीप बोलते हैं. इफ द स्लोप इज स्टीप तो पानी फटाफट फ्लो होगा वहां पे.
ठीक है। और अगर पानी फटाफट फ्लो होगा तो इरोजन करने का चांस नहीं मिलेगा। जहां पे भी स्टीप स्लोप है ना, वहां पे इरोजन कम है, याद रखना। ठीक है। अगर स्लोप जेंटल है तो इरोजन ज्यादा होगा, याद रखना। इफ द स्लोप इज स्टीप then the erosion is less. If the slope is gentle, then the erosion is more. So slope of the land. Next one is type of the rock. अभी कैसे ना, there are two types of rock. हमने chapter number 2 में पढ़ा था, hard rock and soft rock. Now rivers can erode soft rock easily, but rivers cannot erode hard rock. It is difficult. तो rock के ऊपर भी erosion depend करता है, ठीक है। क्योंकि hard rock कैसा है कि उसको erode नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बट सॉफ्ट रॉक को कर सकते हैं। जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक इज सॉफ्ट रॉक, तो इरोड हो सकता है, ठीक है। बट इग्नियस रॉक इज अ हार्ड रॉक, तो उसको इरोजन करना डिफिकल्ट पड़ता है। नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब वो रिवर में कितना पानी है। क्योंकि रिवर में जितना पानी रहेगा उतना वो इरोजन कर पाएगा। क्योंकि रिवर में अगर इरोजन करने के बाद में जो सॉइल अगर पानी से ज्यादा होगा तो पानी का फोर्स कम हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो पानी ज्यादा होगा तो इरोजन ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लेंथ ऑफ द फ्लो, कितना लंबा है वो रिवर, ठीक है। जितना लंबा रिवर उतना ज्यादा इरोजन, छोटा रिवर इरोजन कम, ठीक है। जैसे कि गंगा रिवर का जो लेंथ है, इट इज अराउंड 2525 किलोमीटर्स, द लेंथ ऑफ गंगा रिवर। इट स्टार्ट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड इट गोज टिल वेस्ट बंगाल, तो उतना वो इरोजन करता है। बट देयर आर सर्टेन रिवर्स विच आर स्मॉल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिवर साबरमती विच इज इन गुजरात, इट इज स्मॉल, तो उसका इरोजन कम होगा। तो हो गया लेंथ ऑफ रिवर, दैट इज फ्लो। देन इज वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट्स। कभी कभी अगर रिवर में सेडिमेंट्स ज्यादा हो गए, जो इरोड करने के बाद में जो निकलता है ना, उसको सेडिमेंट्स बोलते हैं, ये याद रखना। जब रॉक इरोड होता है और जो पार्टिकल्स निकलता है और पानी के साथ चला जाता है, उसको सेडिमेंट्स बोलते हैं। अगर सेडिमेंट्स भी पानी में ज्यादा होगा ना, तो पानी का फोर्स और पानी का फ्लो कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें सेडिमेंट्स है, ठीक है। सिंपल है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं एक रनिंग रेस लगाऊं, ठीक है, और आपको खाली पेट बिना खाए आपको अगर भागने बोलूं, तो आप अच्छे से भागोगे, ठीक है। बट अगर मैंने बहुत अच्छे से आपको खिलाया, भरपूर खिलाया, जबरदस्त खिलाया, उसके बाद में आपको भागने को बोलेगा, तो आप भाग पाओगे? नॉट पॉसिबल, ठीक है, सो जाओगे उधर, ठीक है। तो वही है, अगर रिवर खाली रहता है ना जब, तो रिवर बहुत फास्ट फ्लो करता है। बट रिवर में बहुत सारा सेडिमेंट्स होगा ना, तो रिवर स्लो हो जाता है और रिवर और इरोजन नहीं कर पाता है। समझ में आ रहा है? तो ये फैक्टर्स है जिसपे इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन डिपेंड करता है। तो आपके नोटबुक आप अभी निकालिए, ओपन योर नोटबुक, राइट द डेट एंड द नेम ऑफ द चैप्टर, और ये जो प्रेजेंटेशन पे जो पॉइंट्स है, फैक्टर्स है, इसको फटाफट लिखिए। मैं 5 मिनट दे रहा हूं, फटाफट 5 मिनट में ये लिख के खत्म होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ रिवर्स। ये आंसर आएगा। फटाफट लिखो, बुक निकालो, डेट लिखो, चैप्टर का नाम लिखो और फटाफट लिखो। चलो, एंड प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरास। आयुष कुठारी फ्रॉम घाटकोपर, switch off your cameras. Fenil from Ghatkopar, switch off your camera. मैंने ये 5 मिनट आपको लिखने के लिए दिया है। हो गया लिख के? डन राइटिंग? स्क्रीनशॉट्स नहीं लेने का आपको, ये लिखना है आपको। राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए। अपना एग्जाम ओरल नहीं है, रिटन है, ठीक है। या तो दिस आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इरोजन, डिपोजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द रिवर्स ओरिजिनेट एट मच हायर एल्टीट्यूड। मतलब कैसे कि रिवर जब चालू होता है, ओरिजिनेट मतलब क्या, जहां से रिवर चालू होता है,
ठीक है, जैसे गंगा रिवर चालू होता है उत्तराखंड से, ठीक है, गोदावरी रिवर चालू होता है महाराष्ट्र से। तो जब रिवर चालू होता है तो एक हायर एल्टीट्यूड से चालू होता है और लोअर एल्टीट्यूड में आता है, मतलब ऊपर से नीचे जाता है, समझा? सो द रिवर ओरिजिनेट्स एट मच हायर एल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है, जब वो सी लेवल में पहुंचता है तब वो लोअर एल्टीट्यूड में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हियर द रिवर फ्लोज एट अ ग्रेट स्पीड, मतलब जब स्टार्ट होता है ना रिवर तभी वो एकदम जबरदस्त स्पीड में फ्लो होता है। रीजन वाई मैंने बोला ना, उसमें कोई सेडिमेंट्स होता ही नहीं है, रिवर खाली रहता है जैसे आपका पेट, ठीक है। तो जब रिवर खाली रहेगा तो उसका फ्लो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत फास्ट रहेगा, याद रखना, ठीक है। सो द रिवर फ्लोज एट अ ग्रेट स्पीड एंड देयरफॉर द पावर टू इरोड इज ग्रेट, मतलब स्टार्टिंग में जब रिवर चालू होता है ना तो उसका उसका स्पीड इतना होता है कि वो फटाफट इरोड करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द रिवर बेड एंड द रिवर बैंक्स। रिवर बेड मतलब क्या है? रिवर के नीचे का जो सरफेस है ना उसको बोलते हैं रिवर बेड। रिवर के नीचे का जो सरफेस है उसको बोलते हैं रिवर बेड। और रिवर बैंक मतलब क्या है? रिवर के बाजू वाला जो एरिया होता है ना, दोनों साइड लेफ्ट और राइट, उसको बोलते हैं रिवर बैंक्स। So the river bed and the river banks get eroded because of the speed and the flow of the river. और जब वो इरोड करता है तो वो क्या लेके जाता है साथ में? मैंने अभी बताया था लास्ट स्लाइड में, फटाफट चैट में बताऊं क्या लेके जाता है साथ में। जब वो रॉक को इरोड करता है तो रॉक में से जो पार्टिकल्स निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स, करेक्ट, इट इज कॉल्ड एज सेडिमेंट्स। तो वो सेडिमेंट साथ में लेके जाता है, ठीक है। अभी वो सेडिमेंट्स का देखो यहां पर नाम दिया है, फ्लो ऑफ द रिवर, इट कैरीज सैंड पार्टिकल्स एंड पेबल्स। पेबल्स का मतलब है छोटे छोटे स्टोन्स, पेबल का मतलब क्या है? छोटे छोटे स्टोन्स। और सैंड पार्टिकल्स मतलब क्या है? द सॉइल, ठीक है, ओके। ऑल्सो वेरियस ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द मेन रिवर। अभी ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या है? व्हेन स्मॉल रिवर्स meet the big river. If you see the image, there is a big river and there is a small river which is meeting from right hand side. That small river is called as tributary. जितने भी बड़े बड़े रिवर्स है ना उसके छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज है जो उसको कई जगहों से मिलते हैं, they meet the big river. So what is a tributary? Tributary is a small river which meets the big river, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है मालूम है? उसका उल्टा। जब एक बड़ा रिवर फ्लो हो रहा है तो उसमें से एक हिस्सा, मतलब उसी रिवर का पार्ट अलग हो जाता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। when a small river is meeting the big river it is called as tributary, and when a river is getting away from the big river it is called as distributary, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज भी मिलते हैं। अब वो जो छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज आ रहे हैं रिवर को मिलने को, तो वो लोग भी साथ में अपना अपना सेडिमेंट्स लेके आ रहे हैं ना, सैंड पार्टिकल्स और पेबल्स, ठीक है। तो वो भी इसमें एक्यूमुलेट हो रहा है बड़े रिवर में, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गंगा रिवर को यमुना रिवर मिलता है, यमुना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो यमुना रिवर जब गंगा रिवर को मिलता है तो वो भी साथ में सेडिमेंट्स लेके आता है, ठीक है। ये डेल्टा नहीं है क्या? नेक्स्ट, ऑल दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ गॉर्ज। अब ये सबसे पहला लैंडफॉर्म है, इसको कैनियन भी बोलते हैं। गॉर्ज क्या होता है मालूम है क्या? इट्स अ स्मॉल पैसेज, कैन यू सी दिस? अ स्मॉल पैसेज जहां से दो माउंटेन के बीच में पैसेज है जहां पे वो रिवर कंप्रेस होके आ रहा है, ठीक है। तो ये जो गॉर्ज है ना ये पहले से नहीं बना रहता है, ये जो बीच में आपको गैप दिख रहा है ना ये गैप रिवर ने बनाया है, ठीक है। बहुत सालों पहले ये जो दोनों बाजू के दो माउंटेन्स है ना वो एक साथ थे, एक पूरा दीवार जैसा था, ठीक है। आपको दिख रहा है ना दो साइड में माउंटेन है और बीच में से रिवर फ्लो हो रहा है, दो साइड में माउंटेन है और बीच में से रिवर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो रिवर बीच में से फ्लो हो रहा है ना, पहला यहाँ पे ऐसा गैप नहीं था, ठीक है। यहाँ पर भी एक लैंडफॉर्म था बट उसको स्लोली स्लोली वो रिवर ने इरोड कर करके बीच में से एक गैप बना दिया है, समझ में आ रहा है? और ये जो गैप बनाया हुआ है इसको बोलते हैं गॉर्ज। अ स्मॉल पैसेज थ्रू द माउंटेन from where the river flows in a compressed manner is called as gorge, ठीक है।
अच्छा, आप इसको वैली नहीं बोल सकते, बिकॉज वैली कैसा होता है, वैली वी शेप होता है। इधर कैसे है ना, दोनों साइड में ना माउंटेन स्ट्रेट खड़े रहेंगे, आपको वी शेप नहीं होगा। ठीक है, तो इसको वी शेप वैली नहीं बोलना, इसको बोलना गॉर्ज। ठीक है, क्योंकि गॉर्ज का क्या मालूम है, क्या दोनों साइड माउंटेन स्ट्रेट रहेगा, बिल्डिंग जैसा खड़ा रहेगा ना वैसा रहेगा, और बीच में एक छोटा सा पैसेज रहेगा। वी शेप में कैसे है, दोनों माउंटेन वी शेप में होंगे, इसके लिए उसको वी शेप वैली बोलते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट ये वी शेप वैली नहीं, ये गॉर्ज है। ठीक है, ये देखो, इसको बोलते हैं वी शेप वैली। कैन यू सी द इमेज केयरफुली? ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज वी शेप वैली। ओके, या तो पहला वाला गॉर्ज था और ये वाला वी शेप वैली है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वाटरफॉल। इवन वाटरफॉल्स आर फॉर्म्ड बाय इरोजन। ठीक है, इरोड कर करके है ना, ऐसा वो सिस्टम बन जाता है वाटरफॉल का। ठीक है, वी शेप वैली का मतलब कैसा ना दिख रहा है ना आपको, दोनों साइड पे माउंटेन वी शेप में है और बीच में से रिवर जा रहा है। तो वो रिवर ने ना बीच में से इरोड करके एक वी शेप बनाया है, इसके लिए इसको बोलते हैं वी शेप वैली। द रिवर हैज क्रिएटेड दिस वी शेप स्ट्रक्चर, जो आपको दिख रहा है ये इमेज में, इसके लिए इसको बोलते हैं वी शेप वैली। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन गॉर्ज एंड वी शेप वैली इज, वी शेप में कैसे है कि दोनों साइड का माउंटेन देखो स्लैंटिंग है, बट अगर आप गॉर्ज देखेंगे तो दोनों साइड माउंटेन स्ट्रेट है एज अ बिल्डिंग। समझा? तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट वन इज वाटरफॉल। वाटरफॉल्स आर ऑल्सो मेड बाय इरोजन। जब ज्यादा इरोजन हो जाता है ना एक माउंटेन पे, तो वो माउंटेन का पूरा हिस्सा स्टीप हो जाता है और उधर से पानी नीचे गिर रहा है, देखो, द वाटर इज फॉलिंग, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज वाटरफॉल। ठीक है, क्योंकि उसका पूरा जो हिस्सा है वो माउंटेन का, वो रिवर ने या एक रनिंग वाटर ने इरोड किया है उसको, इसके लिए वो ऐसा स्ट्रेट हो गया है और उधर से पानी गिर रहा है। वो पहले से ऐसा स्ट्रेट नहीं था, पहला उसको जेंटल स्लोप था। ठीक है, ट्राई टू इमेजिन, ये जो नीचे पानी गिर रहा है ना, पहला उधर जेंटल स्लोप था, बट वहां से वो पानी जा जाके इरोड कर करके, बिकॉज ये जो है ना, ये फास्ट प्रोसेस नहीं है, ये ओवरनाइट नहीं बनता है, इट टेक्स लॉट ऑफ इयर्स टू फॉर्म अ वाटरफॉल, टू फॉर्म अ वी शेप वैली, टू फॉर्म अ गॉर्ज। समझा? तो ये पहला यहाँ पे जेंटल स्लोप था, उस जेंटल स्लोप पे वो पानी ने इतना इरोड किया कि वो जेंटल स्लोप का स्टीप स्लोप हो गया। समझ में आ रहा है? और स्टीप स्लोप होके अभी क्या हो रहा है, पानी जो पहला स्लोप हो रहा था, अभी वो पानी गिर रहा है। अब वो पानी गिर रहा है, इसके लिए तो उसका नाम पड़ा वाटरफॉल। समझा? पहले से नहीं था ऐसा, इसको बोलते हैं वाटरफॉल। मराठी में हम लोग इसको बोलते हैं धबधबा, अगर आपको पता रहेगा तो। ठीक है, या चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा गॉर्ज, हमने देखा वी शेप वैली, और हमने देखा वाटरफॉल। ठीक है, अच्छा, ये सब है ना इरोजन एक्टिविटी से लैंडफॉर्म बने हैं, याद रखना, ये भी याद रखना। दिस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म बिकॉज ऑफ इरोजनल एक्टिविटी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। अब ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन से कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं वो भी पढ़ना है। ये जो लैंडफॉर्म हमने पढ़ा था वो था इरोजन से। चाहिए तो अपने नोटबुक में लिख लेना, लैंडफॉर्म मेड बाय इरोजनल एक्टिविटीज, ऐसा लिखो, और उसके नीचे लिखना गॉर्ज, वी शेप वैली, वाटरफॉल, लिख देना तो आपको याद रहेगा। लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाय इरोजनल एक्टिविटीज आर वी शेप वैली, गॉर्ज एंड वाटरफॉल। ठीक है, अभी आप लोग नया टॉपिक चालू करिए, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन बाय रिवर्स। ठीक है, मैं और एक बार रिपीट करता हूं, landforms formed by erosional activity done by river are gorge, V-shaped valley and waterfall. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन से कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं वो भी देखना है। ठीक है, चलो, a river flows down the slope from a hilly region.
अब जब रिवर फ्लो हो रहा है और इरोड करते जा रहा है, तो वो जो सेडिमेंट्स और पेबल्स साथ में लेके जा रहा है ना, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे भी वो लैंडफॉर्म बनाता है, डिपोजिशन के टाइम पे भी वो लैंडफॉर्म बनाता है। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस। अभी कैसे है ना, ये दिख रहा है आपको जो एकदम नैरो एरिया जिसमें से वो रिवर जा रहा है, अभी वो उसको हम लोग गॉर्ज बोलते हैं, जो हमने पढ़ा था ना, गॉर्ज। ठीक है, लेकिन कैसा है ना, वो गॉर्ज है ना एक टाइम के बाद में खत्म हो जाएगा। ठीक है, गॉर्ज एक टाइम के बाद में खत्म हो जाएगा, तो उसमें बाद में क्या होगा, एक बड़ा सा एरिया आएगा, तो क्या होगा, रिवर है ना फैल जाएगा। कैन यू सी द रिवर इज स्प्रेडिंग, द वाटर इज स्प्रेडिंग ओवर हियर। ठीक है, पहला वो नैरोली जा रहा है, फिर बाद में वो पूरा पानी स्प्रेड हो गया। अब है ना, रिवर अकेला नहीं जा रहा है, रिवर के साथ उसके सेडिमेंट्स भी जा रहे हैं, है कि नहीं? मैंने बोला ना, रिवर इरोड करेगा तो साथ में सेडिमेंट्स भी लेके जाएगा। ठीक है, अब सेडिमेंट्स भी है, तो जस्ट अ सेकंड, या अब सेडिमेंट्स भी है, तो सेडिमेंट्स देखो, ये जो ना पानी में से सेडिमेंट्स आया है, और ये जो बाहर आपको दिख रहा है ना, ये लाइट ब्राउन कलर, इट इज द सेडिमेंट। नाउ कैन यू सी, इट इज टेकन अ शेप ऑफ अ फैन। मतलब वो चाइनीज फैन आता है, जापानीज फैन आता है। ठीक है, वो हम लोग हाथ से हम लोग हवा करते हैं, वो वाला फैन। और इसमें कौन सा सॉइल है, एलुवियल सॉइल। कौन सा सॉइल है, एलुवियल सॉइल। इसके लिए ये टाइप के लैंडफॉर्म को बोलते हैं एलुवियल फैन। दिस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म इज कॉल्ड एज एलुवियल फैन, क्योंकि एलुवियल सॉइल है। एलुवियल इज अ टाइप ऑफ सॉइल, एलुवियल इज अ टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल और फैन शेप है, इसके लिए इसको नाम क्या दिया है, एलुवियल फैन। अगर आप लद्दाख और जम्मू जाएंगे ना, तो आपको ये एलुवियल फैन बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, एलुवियल सॉइल इज, यस, एलुवियल सॉइल इज हाईली फर्टाइल। वहां पे कौन सा भी क्रॉप आप ग्रो करें, इजीली ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ज्यादातर हिमालयाज में मिलेगा, ये एलुवियल फैन। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का लैंडफॉर्म है। ठीक है, दिस इज अ शेप ऑफ अ फैन, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज एलुवियल फैन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, दिस इज एन एक्चुअल पिक्चर ऑफ एलुवियल फैन। ये आपको अगर इफ यू गो टू लद्दाख ड्यूरिंग समर्स, तो आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, क्यों ऐसा दिखेगा समर्स में, बिकॉज तभी पानी नहीं रहता है, तो आपको सॉइल ज्यादा दिखता है। ठीक है, बट जैसे ही आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग, तभी आपको यहाँ पे पानी दिखेगा, बट जब पानी नहीं रहेगा तो ऐसा दिखता है। ठीक है, और ये ऐसा आपको इधर छोटा दिख रहा है, बट व्हेन यू सी एक्चुअली, जब वहां पे आप खड़े रह के देखेंगे, तो आपको ये इसका साइज बहुत बड़ा रहता है। ठीक है, ये एलुवियल फैन का। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। नाउ एज द steepness of the slope decreases, as the steepness of the slope decreases and the transporting capacity of the river reduces। ठीक है, अभी स्टीपनेस कम हो गया तो रिवर और स्लोली फ्लो होगा, बिकॉज जैसा जैसा स्टीपनेस कम हो जाएगा, रिवर का स्पीड भी कम हो जाएगा। ठीक है, सो एज द स्टीपनेस ऑफ द स्लोप डिक्रीजेस, द ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर reduces, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा ना, रिवर स्लो हो गया। एक तो पहले से रिवर में इतना सेडिमेंट्स है, और ऊपर से रिवर स्लो हो गया। ठीक है, तो वो जो सेडिमेंट्स है ना, उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, एंड द रिवर विल स्टार्ट फ्लोइंग स्लोली। ठीक है, स्टार्ट में एकदम फुल फास्ट था, क्योंकि कुछ नहीं था रिवर में, बट जैसा जैसा रिवर में सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट होता है और स्टीपनेस रिड्यूस होता है, तो रिवर स्लोली फ्लो होता है। ठीक है, एंड इट बेंड्स, मतलब वो रिवर इतना स्लो हो जाता है कि इट स्टार्ट्स बेंडिंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस बेंडिंग, मतलब द रिवर इज मियांडरिंग। ठीक है, मियांडरिंग का मतलब क्या है, रिवर इज बेंडिंग। इफ यू सी द इमेज केयरफुली, यहां पे रिवर देखो पूरा बेंड होके यू शेप लिया हुआ है। ओके, व्हेन द रिवर बेंड इट्स वे इन एफर्ट टू क्रॉस इवन स्मॉल ऑब्स्टैकल्स, वो क्या करता है मालूम है क्या, अपना कुछ हिस्सा है ना वो छोड़ देता है। देखो अभी बेंड होने के टाइम पे ना एक छोटा सा पार्ट रिवर का अलग हो गया है, एंड इट टेक्स अ शेप ऑफ ऑक्स बाउ।
It takes a shape of oxbow. This type of lake is called as oxbow lake. Oxbow lake क्यों बोलते हैं मालूम है इसको? ये जो ऑक्स होता है ना एनिमल, उसके गले में ऐसे शेप का एक ये रहता है, बेल रहता है, इसके लिए बोलते हैं ऑक्सबाउ लेक. इवन हॉर्स शू लेक बोलते हैं इसको. आपने देखा हॉर्स का शू? इफ यू सी द हॉर्स शू, तो वो भी ए शेप का है, तो इसको ऑक्सबाउ लेक भी बोलते हैं, हॉर्स शू भी लेक बोलते हैं. नाउ ये जो लेक था, ये इनिशियली ये रिवर जो राइट हैंड साइड में आपको रिवर दिख रहा है ना, उस रिवर का पार्ट था. बट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग सेडिमेंट एंड बिकॉज ऑफ द स्लोनेस ऑफ द रिवर, क्या हुआ, उसने अपने रिवर ने अपने एक पार्ट को सेपरेट कर दिया, छोड़ दिया. और जब वो छोड़ के अलग जगह पे जाता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सबाउ लेक. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्टेशन का. ओके, आगे बढ़ते हैं. यहां पर देखो, आपको क्लियरली मालूम पड़ेगा, whenever the river changes its direction, erosion takes place along the outer bank. ठीक है, कैन यू सी द आउटर बैंक? या तो अगर आप इमेज देखेंगे तो इरोजन मेक्स द नेक नैरो. वो नेक नैरो होते जाता है और एट द एंड वो जो नेक होता है वो मेन रिवर से अलग हो गया. देखो लास्ट में ये प्रोसेस है. ऑब्स्टेकल होता है ना मिडिल में, हार्ड रॉक्स होते हैं, लैंडफॉर्म्स होते हैं. ठीक है, रिवर हमेशा स्ट्रेट नहीं जाता है. रिवर का कभी कभी कोर्स भी चेंज होता है, समझा? अगर रिवर 10-15 साल लेफ्ट में फ्लो हो रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं कि पूरे लाइफ टाइम वो लेफ्ट में फ्लो होगा, कभी कभी राइट में भी हो जाता है बिकॉज ऑफ द ऑब्स्टैकल्स. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो, वो रिवर का नेक धीरे धीरे नैरो हो रहा है और वो कट गया है. ठीक है, एंड दिस इज रिजल्ट इनटू ऑक्सबाउ लेक फॉर्मेशन. क्यों? बिकॉज द रिवर वॉज मियांडरिंग. रिवर वॉज मियांडरिंग मतलब रिवर वॉज बेंडिंग. ठीक है, and if this condition occurs again and again, it results into oxbow lakes. ठीक है, okay. Next one is, by the time the river reaches the sea, अभी सब रिवर है ना का एंड सी होता है, हमेशा रखना. देयर आर वेरी लेस रिवर्स which does not meet the sea. All the major rivers, they meet the sea. Try to understand. So when it reaches the sea, लेकिन जब वो सी तक पहुंचता है ना, उसका हालत इतना खराब रहता है रिवर का, क्योंकि उसमें इतना सेडिमेंट्स रहता है और इतना स्लो हो जाता है, मतलब वो बूढ़ा हो जाता है. ठीक है, रिवर का तीन तीन एज है. सबसे स्टार्टिंग में रिवर यंग एज में होता है, जब वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो मिडिल एज होता है, और जब डिपॉजिट करता है तो ओल्ड एज में रहता है, जिसको बोलते हैं मैच्योरिटी एज. तो रिवर एकदम ओल्ड हो गया अभी. ठीक है, ओल्ड हो गया है, स्लो हो गया है, और बहुत सारा सेडिमेंट. ठीक है, so by the time the river reaches the sea, its river bed becomes very wide. Why it becomes very wide? Because उसमें इतना sediments होता है. ठीक है, and its speed becomes very slow. Very slow बोलेगा तो नई के बराबर. सेडिमेंट से भर गया है. ठीक है, रिवर बेड मैंने बोला ना, रिवर बेड मतलब तो रिवर के नीचे का हिस्सा जिसपे रिवर फ्लो हो रहा है, उसको बोलते हैं रिवर बेड. ठीक है, या आगे बढ़ते हैं. The sediments of the river gets deposited in its bed and on its bank. बैंक बोलेगा तो रिवर के बाजू वाला हिस्सा. ठीक है, रिवर का जो साइड का हिस्सा उसको रिवर बैंक बोलते हैं, और रिवर के नीचे वाले हिस्से को रिवर बेड बोलते हैं. क्या? The factors that determine the deposition of sediments are the length of the river. ठीक है, कितना रिवर बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका डिपोजिशन. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर, अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स एंड द स्लोप ऑफ द रिवर. ये हमने स्टार्टिंग में भी किया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ thus the landforms like flood leaves. Now what are flood leaves? ध्यान से सुनना. आपको दिख रहा है रिवर के साइड में एक सॉइल का एक पूरा सा वॉल जैसा बना हुआ है, साइड में दिख रहा है आपको? यस. वो जो सॉइल का जो वॉल बना हुआ है ना, वो मैनमेड नहीं है, वो रिवर ने खुद डिपॉजिट कर करके बनाया हुआ है. वो रिवर ने खुद साइड में डिपॉजिट कर करके बनाया हुआ है, इसके लिए उसको बोलते हैं फ्लड लीव्स, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेचुरल लीव्स.
ठीक है, तो अगर आप जब भी सपोज यू हैव गॉन टू, यू हैव विजिटेड अ रिवर, इफ यू आर ट्रैवल्ड बाय रिवर, तो आपको ये बहुत देखने को मिलेगा साइड में, ये छोटे छोटे जो वॉल्स है ये खुद रिवर ने बनाए हैं, इसको बोलते हैं फ्लड लीव्स या नेचुरल लीव्स। ठीक है, चलो आगे। A natural leaf is formed where the movement of the water pushes the sediment to the side। मतलब रिवर जब भी अपना सेडिमेंट्स साइड में शिफ्ट करता है और उससे जब वॉल बनता है तो उसको बोलते हैं नेचुरल लीव्स। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड एज फ्लड प्लेन्स। जब भी रिवर में पानी का वॉल्यूम बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल, तो द रिवर फ्लोज इन ऑल द डायरेक्शन। रिवर में जब फ्लड आता है तो उसको ऐसा बोलते हैं फ्लड प्लेन। ठीक है, और जब रिवर स्प्रेड होगा तो साथ में सेडिमेंट्स भी स्प्रेड होगा, याद रखना। जब रिवर स्प्रेड होगा तो साथ में सेडिमेंट्स भी स्प्रेड होगा, और वो सेडिमेंट्स आजू बाजू में डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे एरिया को बोलते हैं फ्लड प्लेन्स, बिकॉज दिस प्लेन्स आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द फ्लड इन द रिवर। दिस प्लेन्स आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द फ्लड इन द रिवर। ठीक है, तो इस टाइप के एग्जाम्पल इसको बोलते हैं फ्लड प्लेन, जो मैंने अभी बताया। ठीक है, ये दिख रहा है आपको अभी, अगर मैं ड्राइंग वापस दिखाऊं तो ये जो साइड में ब्राउनिश कलर दिख रहा है आपको, वो है फ्लड प्लेन। वो जो सॉइल बाजू में है रिवर का, वो रिवर ने डिपॉजिट किया है जब रिवर में हैवी रेनफॉल हुआ था, जिसकी वजह से आजू बाजू में वो फैल गया था। ठीक है, या ओके। Thus, landforms like flood leaves, floodplains, and deltas are formed because of deposition of sediments. ठीक है, okay. Now, if you talk about many creeks are found in the creek, बोलेगा तो खाड़ी, हम लोग हिंदी में उसको खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा मैं डेल्टा का बात करता हूँ। डेल्टा में अगर मैं बात करूं तो डेल्टा कैसे होता है मालूम है क्या? When a river flows, हम लोग आगे देखेंगे, अगर बताया नहीं गया रहेगा तो मैं बता रहा हूं आपको। The Konkan coast has an indented broken coast। indented मतलब क्या? अगर तू इंडिया का अगर कोस्टल एरिया देखेंगे ना, तो बहुत सारे एरिया में आपको छोटे छोटे इंडेंटेड दिखेंगे। कैन यू सी दिस? ठीक है, ये अंदर की तरफ एक गैप दिख रहा है आपको, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच का एरिया ये। ठीक है, इसको बोलते हैं इंडेंटेड, मतलब अंदर की तरफ इसको डेंट आया है। ठीक है, दिस एरिया इज कॉल्ड एज इंडेंटेड। ठीक है, सो द कोंकण कोस्ट has indented broken coastline, hence many creeks are found here। ठीक है, creeks बोलेगा तो खाड़ी। and many small seasonal rivers originate in steep western side of the western ghats। अभी अपना वेस्टर्न घाट्स का जो वेस्टर्न घाट्स मालूम है ना, सह्याद्री माउंटेन्स जो अपने महाराष्ट्र से भी जाता है, उसका जो वेस्ट साइड है ना वो स्टीप है। ठीक है, डेंट मालूम है ना, गाड़ी को हम लोग अगर सपोज एक पत्थर लगा तो एक डेंट आ जाता है, तो अंदर की तरफ जाता है ना वो। कार को अगर कुछ लग गया तो वो अंदर की तरफ आता है, उसको बोलते हैं डेंट। वैसे ही यहाँ पे कोस्टल लाइन में भी इंडेंटेड है। इंडेंटेड मतलब अंदर की तरफ है। ठीक है, ओके। As the river flows through the steep slopes, their velocity increases, so there is a very little erosion done by them। मैंने बोला जब स्टीप स्लोप होगा तो रिवर कम इरोजन करते हैं। इसके लिए ना वेस्टर्न जो रिवर वेस्ट में फ्लो होते हैं ना इंडिया का, जो रिवर वेस्ट में फ्लो होता है ना इंडिया का, वो इरोजन नहीं कर पाता है बिकॉज स्टीप स्लोप है। वेस्ट, हाँ, वेस्ट मतलब लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड में जो रिवर्स जा रहे हैं वो इरोजन नहीं कर पाते। ओके, ड्यू टू नैरो विद द कोंकण कोस्ट, द रिवर्स कवर अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड ड्रेन इन द अरेबियन सी। ठीक है, अरेबियन सी किधर आता है? वेस्ट में। ठीक है, thus they do not form any delta। आपको वेस्ट में है ना, जिधर महाराष्ट्र है, कर्नाटका है ना, वहां पे आपको डेल्टा नहीं मिलता है, याद रखना। देयर आर नो डेल्टाज ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। बट इफ यू गो टू द ईस्टर्न साइड,
आई एम टॉकिंग अबाउट वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, वो साइड आप जाएंगे ना तो वहां पे आपको डेल्टा मिलेगा। डेल्टा मतलब क्या, मालूम है क्या? जब रिवर फ्लो हो रहा है और सी को मिल रहा है, ध्यान से सुनना, ठीक है? जब रिवर फ्लो हो रहा है और सी को मिल रहा है, बट इतना सेडिमेंट्स है कि रिवर सी को मिल नहीं पा रहा है, साफ बीच में इतना सेडिमेंट्स है कि रिवर सी को नहीं मिल पा रहा है, तो रिवर क्या करता है मालूम है क्या? इट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ इनटू स्मॉल चैनल्स, ठीक है? या कैन यू हियर मी नाउ? मैं वापस रिपीट करता हूं। ओके, जब रिवर फ्लो हो रहा है और सी को मिल रहा है ना, तो रिवर है ना सी को नहीं मिल पाता है बिकॉज बीच में सेडिमेंट्स होते हैं जो खुद रिवर ने डिपॉजिट किए है। अब रिवर को सी को तो मिलना ही है, ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो रिवर क्या करता है ना, वो अपने आप को छोटे छोटे चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ताकि वो सेडिमेंट्स के बीच में से चला जाए, ठीक है? जब वो ये करता है ना, तो एक ट्राइंगल शेप फॉर्म होता है। एक ट्राइंगल शेप हमने मैथ्स में पढ़ा है ना, ट्राइंगल साइन इज गिवन फॉर डेल्टा। डेल्टा मीन्स ट्राइंगल इन मैथ्स, अगर आपको पता है तो, ठीक है? तो वो एक ट्राइंगल शेप फॉर्म करता है, इसके लिए उसका नाम पड़ा डेल्टा। When a river distributes itself into small channels and takes a shape of a triangle, that is called as delta. And delta soil is most fertile soil, वहां पे एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा होता है। तो आपको ओडिशा में डेल्टा मिलेगा, वेस्ट बंगाल में डेल्टा मिलेगा, तमिलनाडु में डेल्टा मिलेगा, ठीक है? ट्राइंगल मालूम है ना, ट्राइंगल शेप, वो ट्राइंगल शेप में बनता है। ओके, अच्छा, I'll show you the image of delta in the next lecture, don't worry, ठीक है? मैप में यहां पे दिया नहीं है। I don't know how much deep is Ganga River. I have not gone into Ganga River. Sorry. I don't know the depth. I don't know. I know the length of Ganga River. Okay. डेल्टा का इमेज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा, डोंट वरी। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे।